नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रखें अब आप स्ट्रैटेजी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही आज हमारे साथ है खास मेहमान मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर, आपका बहुत स्वागत है आज के इस शो में। और पूरी रिसर्च टीम जैसे आप देख पा रहे हैं, जिनसे हम समझेंगे अलग अलग सेक्टर्स का हाल। लेकिन उससे पहले हफ्ते का पहला कारोबारी दिन बाजार के लिए कैसा रहा, ये जरा समझ लेते हैं। तो बाजार ने दरअसल दिवाली वाले हफ्ते की शुरुआत फेस्टिव मूड में ही की और चौतरफा खरीदारी के दम पर जोरदार बढ़त पर बंद भी हुए। निफ्टी की बात करते हैं। सबसे पहले 250 अंक उछलकर 17,900 के पार निकला। सेंसेक्स 830 अंक उछलकर 60,100 के ऊपर बंद हुआ। निफ्टी बैंक जो था वो 650 अंकों की दौड़ लगाकर 39,750 के ऊपर बंद हुआ। वहीं एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या आंकड़े आज सामने आ रहे हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 202 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 116 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। तो हफ्ते की दमदार शुरुआत, इस तूफानी तेजी के कारण क्या है, समझा रहे हैं अनिल सिंह भी। पिछले हफ्ते की कमजोरी के बाद भारतीय बाजारों में आज मजबूती भरा दिन रहा। मजबूत शुरुआत के संकेत अमेरिकी बाजारों से आते हुए दिख रहे थे, क्योंकि शुक्रवार के सेशन में अमेरिका में फिर से डाउ, एसएनपी और नेस्डेक तीनों ने नए रिकॉर्ड बनाए। हालांकि एफआईआईज की बिकवाली के बड़े आंकड़े 5,000 करोड़ से ज़्यादा के कैश मार्केट में हमारे यहाँ था, उसके चलते हुए थोड़ी सी सावधानी वाला माहौल सुबह सुबह ज़रूर था। और साथ ही वायदा कारोबार में एफआईआईज की थोड़ी खरीदारी से बाजार का मूड ठीक भी होता नजर आया। तो शुरुआत मजबूती के साथ हुई और मजबूत खुलने के बाद थोड़ा सा एक बार की सेलिंग प्रेशर आया, लेकिन उसके बाद बाजार ने बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। न सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के दिग्गजों ने तेजी भरी, लेकिन इसके अलावा मजबूती आपको सारे मिड कैप शेयरों में बनती हुई नजर आई, चौतरफा बाजार में बनती हुई दिखी। इसके पीछे एक कारण और था। वीकेंड पर जो रिजल्ट्स आए, आमतौर पर सारी कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे थे। कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं था जिससे ऐसा लगे कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन आमतौर पर अच्छे नतीजों के दम पर मिड कैप शेयरों में तेजी बनती हुई दिखी। फर्स्ट हाफ में मिला जुला कारोबार रहा, थोड़ा खरीदारी, थोड़ा बिकवाली का माहौल, और मिड सेशन से बाजार ने धीमे धीमे रफ्तार पकड़ना शुरू किया और निफ्टी 18,000 के बेहद नजदीक पहुंचता हुआ दिखा। 17,950 के आसपास हाई बनाया और बैंक निफ्टी भी 39,800 के पार निकलता हुआ नजर आया। तो एक अच्छी रिकवरी, अच्छी खरीदारी का दिन रहा। एक और बड़ा कारण रहा आज की रिकवरी में, और वो था पुट कॉल रेशियो। 0.75 पर सीरीज की शुरुआत में पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड था। इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में हल्की फुल्की खरीदारी, अच्छे नतीजे और शानदार ग्लोबल मार्केट्स, ये चार कारण ऐसे थे जिनके दम पर भारतीय बाजारों में आज हफ्ते की दमदार शुरुआत होती नजर आई। तो अब कल के लिए क्या खास तैयारी रखनी है आपको समझेंगे अनिल जी से, लेकिन उससे पहले आज के मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी का रुख कर लेते हैं। सुदीप सर, बाजार ने तो दिवाली हफ्ते की बहुत शानदार शुरुआत की है। ये जो पूरा हफ्ता है, छोटा हफ्ता जरूर है, लेकिन बाजार के लिए महत्वपूर्ण भी है। कैसा एक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, जैसे आपने जिक्र किया, बाजार का शुरुआत तो पॉजिटिव मूड पे ही हुआ। और जैसे हम जानते हैं, फेस्टिव सबसे बड़ा त्योहार कहा जा सकता है और इसमें एक शुभ लक्षण की भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बाजार का पॉजिटिव शुरू होना, पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव मानूंगा। ग्लोबल जो इंडिकेशंस है वो पॉजिटिव है। ऐसा कुछ गलत सिग्नल्स ग्लोबल मार्केट से नहीं आ रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में जैसे अनिल जी भी जिक्र कर रहे थे, जो कॉर्पोरेट नतीजे आ रहे हैं मिड कैप्स में, लार्ज कैप्स में ठीक ठाक नतीजे आ रहे हैं। जो कंजम्पशन के नंबर्स, आज पहला दिन था महीने का, उसके जो ऑटोमोबाइल के जो नंबर्स आए हैं, सेल्स के नंबर आए हैं, वो भी कुछ हद तक ठीक ठाक दिख रहा है। ओवरऑल हम लोगों को लगता है कि लिक्विडिटी भी डोमेस्टिक मार्केट में बरकरार है। जो आईपीओज चल रहे हैं, बड़े आईपीओज हैं, नाइका बोलिए या पीबी इन्फोटेक बोलिए, यहाँ पे भी ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन होने की संभावना है। तो ओवरऑल जो माहौल जो बन रहा है, हम लोगों को लगता है कि मूड बरकरार रहेगा पॉजिटिव, और खरीदारी जारी रहेगी। हाँ, काउंटर स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा, रिजल्ट के साथ साथ रिलेटेड स्टॉक्स में मूवमेंट देखने को मिलेगा, बट बाय एंड लार्ज मूड पॉजिटिव है और बायस भी मार्केट का पॉजिटिव ही है। सो हम लोग मार्केट पे पॉजिटिव बायस मेंटेन कर रहे हैं और लग रहा है कि दिवाली तक डेफिनेटली मार्केट का मूड पॉजिटिव ही रहेगा। तो पॉजिटिविटी की ओर बाजार का मूड, सुदीप सर की राय है,
क्योंकि रिजल्ट्स की बात हुई तो टाटा मोटर्स ने अपने तिमाही नतीजे पेश किए हैं। दरअसल जुलाई से सितंबर तिमाही में टाटा मोटर्स के नतीजे अनुमान से खराब ही रहे हैं और इस दौरान कंपनी का घाटा बढ़कर 4,442 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जबकि अनुमान था 3,350 करोड़ रुपए के घाटे का। इसी दौरान पिछले साल कंपनी का घाटा 314 करोड़ रुपए रहा था। दूसरी तिमाही में टाटा मोटर्स की कंसो आय सालाना आधार पर 53,530 करोड़ रुपए से बढ़कर 61,379 करोड़ रुपए रही। कंपनी का कामकाजी मुनाफा 5,665 करोड़ रुपए से घटकर 5,200 करोड़ रुपए रहा। मार्जिन के मोर्चे पर देखें तो कंपनी का प्रदर्शन खराब रहा है। टाटा मोटर्स का Q2 मार्जिन 10.6% से घटकर 8.4% पर पहुंच गया है। सुदीप सर, टाटा मोटर्स के नतीजों पर आपकी राय और क्या किया जाना चाहिए अब स्टॉक में? देखिए, नतीजे जो एक्सपेक्टेशन था उसके जैसा नहीं आया, थोड़ा थोड़ा उसके मुताबिक थोड़ा नीचे आया है। पर यहाँ पे खास बात यह है कि पिछले दिनों में जैसे हम लोगों ने देखा है टाटा मोटर्स में जो एक्साइटमेंट वापस आया है ग्लोबल इन्वेस्टर्स का, वो जब उन्होंने अपना ईवी स्ट्रेटेजी फर्म अप किया है और ईवी जो जो सेगमेंट है उसके लिए एक ग्लोबल पी फंड ने बहुत बड़ा निवेश करने का फैसला किया है और इसके साथ साथ एक ईवी स्ट्रेटेजी का एक कॉन्क्रीट शेप देखने को मिला है मार्केट को और ये मार्केट के लिए सिग्नल के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल ही माना जा रहा है और इस सेगमेंट में टाटा मोटर्स अभी आगे आ रहा है। ये बहुत बड़ा न्यूज था मार्केट के लिए। तो ये नतीजे का बहुत ज्यादा असर शेयर प्राइस पे शायद देखने को नहीं मिलेगा, उम्मीद यही रहेगी। और जो ईवी रिलेटेड जो डेवलपमेंट कंपनी अनाउंस करेगी टाइम टू टाइम, जो नंबर्स सामने आएंगे सेल्स के नंबर्स, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा इसका फ्यूचर। एज ऑफ नाउ इस नतीजे का कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव असर काउंटर पे नहीं होने की संभावना है। बिल्कुल सर, वहीं आने वाले नतीजों पर बात करें तो भारतीय एयरटेल के नतीजे आने वाले हैं। नतीजों का अनुमान क्या कहता है? कुशल गुप्ता हमारे साथ हैं, उनसे समझते हैं। कुशल, जरा बताएं भारतीय एयरटेल के नतीजों से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जी, तो भारतीय एयरटेल के नंबर्स जो हैं कल आने वाले हैं और नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस जो है काफ़ी स्टेबल साइड पर देखने को मिल रही है। इनफैक्ट मुनाफे में काफ़ी अच्छा खासा उछाल हम उम्मीद कर चल रहे हैं। भारतीय एयरटेल में आय देखें अब अगर आप तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 3.25-3.5% की बढ़त की ग्रोथ के साथ करीबन 27,750 करोड़ की आय कंपनी दर्ज कर सकती है और वो इसलिए क्योंकि इंडिया और साथ ही जो अफ्रीका के कारोबार है वहाँ पर सिक्वेंशली 3% से ज़्यादा की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। साथ ही कंपनी ने काफ़ी सारे जो प्रीपेड और कुछ एक पोस्टपेड प्लान्स हैं वहां पर टैरिफ हाइक्स किए हैं जिसका फायदा जो है कंपनी को मार्जिन्स पर आता हुआ नजर आएगा और यहां पर स्टेबिलिटी आपको मेंटेन मिलेगी 48.3% की मार्जिन्स पर। इनफैक्ट कंपनी का मुनाफा जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अन्य आय में करीब 300 करोड़ की ज़्यादा की इजाफा से कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ पर मुनाफा का आंकड़ा ऑलमोस्ट 284 करोड़ से बढ़कर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 776 करोड़ पर आता हुआ नजर आ सकता है। कंपनी का आरपू जो एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है कोई भी टेलीकॉम कंपनी को ट्रैक करने के लिए, वहां पर भी लगभग 2% से ज्यादा की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और 146 के मुकाबले 149 रुपीज़ का जो आरपू है वो कंपनी दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। इनके नतीजों में आपको दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखनी है, जिसमें सबसे पहला है FY22 के लिए पूंजी निवेश की क्या योजना है और साथ ही जो 5G रोल आउट और टैरिफ बढ़ाने पर कंपनी की क्या कमेंट्री रहेगी, यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा फोकस जो है आपका बनना चाहिए। सुदीप सर, भारतीय एयरटेल पर कोई विशेष स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से? देखिए, भारतीय एयरटेल पे हम लोगों का व्यू पॉजिटिव रहा है और जैसे आप जानते हैं कि रिलायंस जियो का स्मार्टफोन के जो जितना भी इंफॉर्मेशन सामने आया है उससे ये साफ लग रहा है कि वो भी एक जो कंज्यूमर के जो चार्जेस हैं, मंथली चार्ज आरपू जो जिसको कहते हैं, वहां पे वो भी फोकस कर रहे हैं और वो भी इंडिकेशन ये मिल रहा है कि शायद टेलीकॉम इंडस्ट्री में फाइनली जो आरपूस बढ़ेंगे और ये भारतीय एयरटेल के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा क्योंकि पिछले अगर 2 साल देखें तो भारतीय एयरटेल ने कंटिन्यूअसली कस्टमर गेन किया है और ये ऑपरेशनल मैट्रिक्स आरपू बढ़ने के साथ साथ एक बहुत ही वर्चुअस साइकिल क्रिएट करने वाला है भारतीय एयरटेल के लिए। तो हम लोग पॉजिटिव है भारतीय एयरटेल के लिए और अगर लंबी अवधि के लिए बात करें 1 ईयर प्लस तो यहाँ पे 1000 रुपया टारगेट रख के हम लोग इसमें निवेशक को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट प्राइस बढ़ेगा, पर यू हैव टू बी पेशेंट और अगर आरपू बढ़ता है जो कि जरूर बढ़ेगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, तो भारतीय एयरटेल का प्रदर्शन बहुत इंप्रूव करेगा।
ग्लोबल ऑपरेशंस इनके बहुत अच्छे कामकाज कर रहे हैं, बहुत इंप्रूव किया है और डोमेस्टिक ऑपरेशन में भी सुधार आया है। आरपू बढ़ने का सिर्फ इंतजार है। बिल्कुल सर, तो भारती एयरटेल की बात हुई। आने वाले नतीजों में सन फार्मा के नतीजे कैसे रह सकते हैं? देवांशी के पास चलते हैं। देवांशी, सितंबर तिमाही में सन फार्मा के नतीजों का अनुमान क्या है? सन फार्मा से बहुत ही शानदार नतीजों का अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। अब देखिए, टैरो के जो आंकड़े आते हुए दिखे थे वो अनुमान से हल्के से कमजोर आते हुए दिखे थे और इसके चलते यूएस में थोड़ा सा दबाव देखने मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी के जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैं वहां से काफी सहारा मिलता हुआ दिखेगा। जो सीक्वा है, साथ ही अब देखिए जो इल्यूमिया है, वहां पे बिक्री बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है और इसके चलते यूएस पोर्टफोलियो को थोड़ा सा सहारा मिल सकता है। घरेलू सेगमेंट की बात करें तो वहां पे डबल डिजिट ग्रोथ देखने मिलेगा। करीब 15 से 16% तक की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है और इसके चलते भी आप देखेंगे कि ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स और भारत से जो आय है और मुनाफा है वहां पे सहारा मिलता हुआ दिखेगा। कुल मिलाकर कंपनी की जो आय है वो 11 से 12% बढ़ सकती है। कामकाजी मुनाफा 11 से 12% तक बढ़ता हुआ दिखेगा। मार्जिन स्टेबल रहेंगे 26% के आसपास और जो मुनाफा है वो 5 से 6% तक बढ़ता हुआ दिखेगा। R&D खर्च इस बार बढ़ते हुए दिखेंगे। साथ ही आप देखिए जो कंपनी के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस थे वो थोड़े से बढ़ते हुए दिखे अनलॉकिंग के चलते और इसके चलते भी हल्का सा कामकाजी मुनाफे पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। लेकिन देखना होगा कि इस बार जो एप्सोरिका है उसकी बिक्री किस तरह से होती हुई दिखी है, कितनी कम होती हुई दिखी है, वहाँ पे कमेंट्री क्या आती हुई दिख रही है। इसके साथ ही जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं वो क्या पाइपलाइन में है और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे क्या कमेंट्री आती हुई दिख रही है, आउटलुक क्या बनता हुआ दिख रहा है, स्ट्रैटेजी क्या है कंपनी की, इस पर नजर रहेगी। लेकिन ओवरऑल बहुत ही शानदार नतीजों का अनुमान सन फार्मा से नहीं किया जा रहा है। सुदीप सर, सन फार्मा पर क्या स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है? देखिए, बड़ी बात यह है कि इस क्वार्टर में बहुत कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं है सन फार्मा से। ध्यान में यह रखना पड़ेगा यूएस मार्केट में प्राइसिंग प्रेशर जारी है और ये प्राइसिंग प्रेशर यूएस मार्केट में होने के कारण टैरो का प्रदर्शन भी ऐसा कुछ खास नहीं आया है, थोड़ा धीमा ही था और सन में भी इसका असर देखने को मिलेगा। ओवरऑल हम इसमें वेट एंड वॉच पॉलिसी मेंटेन करेंगे सन फार्मा के लिए और निवेशक के लिए सलाह यही होगी कि अगर आप ऑलरेडी निवेशित है सन में तो निवेशित रह सकते हैं, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फार्मा में अगर आपको प्ले करना है तो आप कडिला में खरीदारी कर सकते हैं या तो आप जो छोटे मझोले फार्मा कंपनीज हैं जो कि एपीआईज में है वहां पे आप फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये तो फार्मा सेक्टर से सन फार्मा के आने वाले नतीजों पर चर्चा हुई। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर में ऑटो कंपनियों की बिक्री कैसी रही? कुशल के पास है पूरे आंकड़े। कुशल, जरा बताएं अक्टूबर में ऑटो बिक्री का हाल कैसा रहा? जी, तो अक्टूबर महीने के बिक्री आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं जो ऑटो कंपनियों ने पोस्ट किए हैं। इनफैक्ट स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल्स और साथ ही जो ट्रैक्टर्स हैं वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। जो अनुमान था स्ट्रीट का उससे ज़्यादा बेहतर जो है कंपनी ने प्रदर्शन करके दिखाया है, जिसमें सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल्स आप देखिए मारुति, M&M और टाटा मोटर्स की जो घरेलू पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है इन तीनों ने बेहतर साइड पर प्रदर्शन किया है। स्पेसिफिकली मारुति आप देखिए 1,05,000 के अनुमान के मुकाबले 1,38,300 से ज़्यादा यूनिट्स कंपनी बेचने में सफल रही है। M&M की भी बात जो है ऑलमोस्ट सिमिलर फ्रंट पर है, बट यहाँ पर रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस है। हमने अनुमान किया था करीब 32,000 यूनिट्स का, उसके मुकाबले कंपनी ने ऑलमोस्ट 42,000 यूनिट्स बेचने में सफलता प्राप्त की। इनफैक्ट 28,000 यूनिट्स टाटा मोटर्स की एक्सपेक्ट करके चल रहे थे घरेलू पैसेंजर व्हीकल्स के आंकड़े, उसके मुकाबले करीब 34,000 यूनिट्स बेचने में कंपनी ने सफलता प्राप्त की है। तो ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है अब तक। इनफैक्ट टू व्हीलर स्पेस की बात करें तो मिले जुला सा रुझान यहाँ पर देखने को मिला है, जहाँ पर बजाज ऑटो ने बेटर देन एस्टिमेट नंबर्स दिए हैं, वही दूसरी तरफ टीवीएस मोटर्स का अनुमान से हल्का सा कमजोर साइड पर नंबर्स आता हुआ नजर आया है। कमर्शियल व्हीकल्स यहाँ पर आइशर VECV खराब परफॉर्मेंस लग रही है क्योंकि अनुमान था करीबन 7,000 यूनिट्स बेचने का, उसके मुकाबले 5,800 यूनिट बेची कंपनी ने। अशोक लेलैंड की बात करें तो 10,100 यूनिट्स का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले 11,000 यूनिट्स कंपनी ने बेची, यानी कि करीब 900 यूनिट्स कंपनी जो है ज़्यादा बेचने में सफल रही। टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पर जो घरेलू CV आंकड़ा है वो अनुमान से थोड़ा सा कमजोर आता हुआ नजर आया और अंत में ट्रैक्टर बिक्री दोनों ही M&M और एस्कॉर्ट्स ने बेहतरीन साइड पर प्रदर्शन किया, जितना भी हमारा अनुमान था उसके मुकाबले कंपनी जो है क्लियर आउट परफॉर्मर निकल कर आई। तो यहाँ पर अब तक ऑटो बिक्री आंकड़ों में अगर आप देखें तो पैसेंजर व्हीकल्स और ट्रैक्टर सेगमेंट लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। कल के बाजार पर क्या रखनी है आपको खास स्ट्रैटेजी, बता रहे हैं अनिल सिंह भी।
जहां तक कल का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स दोनों आधा % की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे। यूरोप के बाजारों में अच्छी खासी खरीदारी, यानी कि ग्लोबल मार्केट से दमदार संकेत आने की पूरी उम्मीद आज रात को। तो देखते हैं अमेरिकी बाजारों में क्या कुछ एक्शन होता है। हाइज पर हाइज, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड वहां पर बन रहे हैं। कल भी वहां के रिकॉर्ड्स पर रहेंगी खास नजर। अब आइए सपोर्ट, निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है और कल के लिए 17,800 17,850 सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और एक बार 18,000 को पार करके निफ्टी टिका तो फिर 18,050 18,175 ये 125 पॉइंट की रेंज है जहां तक निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 39,500 के ऊपर जो क्लोजिंग मिली है वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। तो 39,300 39,500 कल सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और एक बार 40,000 को पार करने के बाद बैंक निफ्टी में भी 40,200 40,300 तक की लेवल्स आती हुई नजर आ सकती है। लेकिन इन सब के बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज स्मार्ट और शानदार रिकवरी होती दिखी, खासतौर से वो सारे स्टॉक्स जहां पर आज पिछले हफ्ते जो प्रेशर काफ़ी था, आज वही सारे स्टॉक रिकवर होते हुए दिखे। तो कल के सेशन में भी इंडेक्स भले बड़ा एक्शन दिखाएं न दिखाएं, लेकिन स्टॉक्स बड़ा एक्शन दिखाने के लिए तैयार होते हुए नजर आएंगे। तो कल के मार्केट पर जानी स्ट्रैटेजी, आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ है kiranjadhav.com के आशीष केलकर। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। कल के लिए कहां रखी जा सकती है ऑप्शन स्ट्रैटेजी? वेरी गुड इवनिंग। देखिए, कल के लिए मैंने जो स्टॉक चुना है वो है डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प का 275 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की मेरी सलाह होगी। 17 रुपए के आसपास इस कॉल ऑप्शन खरीदारी करनी चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 13 रुपए का। मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 25 रुपए का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 28 रुपए का। तो डेल्टा कॉर्प का 275 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह है। शुक्रिया आपका करेंगे आशीष जी कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। अब सुदीप सर आपके पास आ रहे हैं और जानेंगे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तौर पर कौन से स्टॉक्स अब देने वाले हैं आप। इस कंपनी की खासियत ये है कि हम इसको लाइटिंग सेगमेंट का कंपनी मानते हैं, वो तो ये है ही, पर इसका सबसे बड़ा बिजनेस है जीपी पाइप्स पे, जीआई पाइप्स पे, जिसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। इसके अलावा इनका फोकस जीआई और एपीआई पाइप्स पे है, जो जहां पे मार्जिन इसका कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है। लाइटिंग सेगमेंट में लेड सेगमेंट का दिग्गज प्लेयर है और जैसे हम जानते हैं लेड का प्राइस बॉटम आउट हो गया है और इसके साथ आने वाले दिनों में मार्जिन और परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होने की संभावना है। मार्केट शेयर गेन भी हो रहा है लेड सेगमेंट में इनका। तीसरी खास बात इस कंपनी में यह है कि अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन रीच, क्योंकि लाइटिंग सेगमेंट पे है, बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन रीच है, उसका इस्तेमाल करके इन्होंने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सेगमेंट में अपना कदम रखा और इस सेगमेंट के जरिए इनका परफॉर्मेंस और भी आने वाले दिनों में इंप्रूव होने का संभावना है। डिस्ट्रीब्यूशन रीच तो बेहतरीन है ही, प्रोडक्ट ढंग का अगर हो जाए तो इनका बहुत बड़ा बिजनेस इस सेगमेंट में भी बन सकता है। ओवरऑल जो पोटेंशियल है उसको नजर में रखते हुए हम लोग 900 रुपया का टारगेट से एक साल के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। दूसरा शेयर जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा वो भी अपने सेक्टर के दिग्गज कंपनी है, गेटवे डिस्ट्री पार्क्स। यहाँ पे 350 रुपया का टारगेट एक साल के लिए है हमारा। निवेशक जानेंगे कि ये कंपनी इंटरमोडल जो ट्रांसपोर्ट है उसमें दिग्गज कंपनी है और इनका 70% रेल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और जैसे रेल ट्रांसपोर्ट जो लॉकडाउन ग्रेजुअली लिफ्ट हो गया और नॉर्मलाइज हो रहा है उसका फायदा कंपनी को मिलेगा। टाइम टेबल जो फ्रेट ट्रेन का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है और डबल स्टैक्ड जो ट्रेन मूवमेंट चालू हो गया, इसके चलते इनका एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस में इंप्रूव होगा। बैलेंस शीट डेट कंटिन्यूअसली रिडक्शन किया है और बैलेंस शीट स्ट्रांग है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आने वाला जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बूम जो हो रहा है उसका बहुत बड़ा फायदा गेटवे डिस्ट्री पार्क्स को मिलेगा। यहाँ पे भी निवेशक एक साल का नजरिया में खरीदारी कर सकते हैं। तो सुदीप बंदोपाध्याय की 2 कॉल्स यहाँ पर, सूर्य रोशनी में लंबी अवधि की खरीदारी और दूसरा स्टॉक जो उन्होंने रेकमेंड किया है वो है गेटवे डिस्ट्री पार्क्स। बहुत शुक्रिया आपका करेंगे सुदीप सर हमारे साथ शो में आज शामिल होने के लिए। तो आज के शो में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।